दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के इकाई 2 का। आज हम लोग एमए के एसकेएमयू दुमका सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धांत। हम लोग आज जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कौन कौन से सिद्धांत है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहला चैप्टर कर लिया था। अब आगे हम लोगों को पढ़नी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशुद्ध सिद्धांत से संबंधित जितने भी सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि इकाई 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धांत, यहाँ इकाई संरचना दी गई है। ठीक है, यहाँ पहला हम लोगों को पढ़ना है प्रस्तावना, दूसरा है हमारा उद्देश्य, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत भूमिका, तीसरा पॉइंट है आपका एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत पढ़ना है, पांचवा आपका रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, छठा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं, सातवां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की कमियां पढ़ना है हम लोगों को, आठवां मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत, और उसके बाद सारांश और शब्दावली। और कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो कुछ अभ्यास प्रश्न होंगे, उसके बाद कुछ ग्रंथ सूची होंगी, कौन से किताब है जिसको पढ़ने से हमें हेल्प मिलेगी, और कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये हम लोगों का टोटल इतना हम लोगों को पढ़ना है। तो ये सिलेबस है हम लोगों का मॉडल 2 का, आप लोग इसको लिख सकते हो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग इसको आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। चलिए, यहाँ पे हम लोगों को देखना है प्रस्तावना। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन कुछ देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, या प्रस्तावना एवं सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को समझना है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के खंड 1 में हम लोगों को प्रस्तावना एवं सिद्धांत से संबंधित ये तीसरी इकाई है। हाँ, ये यूनिट 3 है, पर एसकेएमयू के लिए ये यूनिट 2 होगा। इसमें जो सिद्धांत है मॉडल 1 में आता है वो लोगों का एसकेएमयू दुमका के पीजी सिलेबस में। इसमें पहले की इकाई के अध्ययन के बाद हम लोगों को पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति और उसके विश्लेषणात्मक जो यंत्र हैं, और हम लोग ये भी जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार और उसमें होने वाले जो लाभ हैं वो क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत की भी चर्चा इसमें हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग को क्या करना है। तो चलिए, इतनी सारी बातों को अच्छा है कि हम लोग आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत और भूमिका। देखिए, किसी भी विषय में सिद्धांत का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग उस सिद्धांत के माध्यम से उन बातों को और तथ्यों को समझ सकें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का मूलभूत प्रश्न यही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है। पहला सवाल तो यही है जो हम लोगों ने देख लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ क्यों होता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने श्रम को उत्पादन का एकमात्र साधन मानते हुए कहा है कि विभिन्न देशों के बीच श्रम उत्पादकता में अंतर के कारण ही व्यापार होता है। यह हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों ने यही कहा है कि अलग अलग देशों में क्या होता है, श्रम की उत्पादकता में अंतर होता है, और जब श्रम की उत्पादकता में अंतर होगा तो दोस्तों याद रखिएगा क्या होगा कि व्यापार होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रम की उत्पादकता के बीच में क्या होता है, अंतर होता है, जिसके कारण से व्यापार होता है। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की अपनी धारणा है, उनकी सोच है, उन्होंने अपने विचार दिए हैं। आगे है प्रतिष्ठित सिद्धांत से पूर्व आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास के दौरान, देख सकते हैं यहाँ पे 17वीं से 18वीं शताब्दी तक में वणिकवादी विचारधारा थी। वणिकवाद विचारधारा था, इसको आप लोग अंडरलाइन कर ले। ठीक है, वणिकवाद में आधुनिक तत्व थे, जैसे वणिकवादी अत्यधिक राष्ट्रवादी थे। जो वणिकवादी थे वो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है, इनके अंदर राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी बहुत ज़्यादा थी, और वे अपने देश के लिए कल्याण को बहुत ज़्यादा सर्वोपरि मानते थे। उनके अनुसार कल्याण होना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद आगे है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वे आर्थिक गतिविधियों के नियमन और आयोजन के पक्ष में थे। वो हमेशा चाहते थे कि देश का कल्याण हो और इसके लिए वो आर्थिक गतिविधियों के नियमन और आयोजन के हमेशा पक्ष में रहते थे। हमेशा कोशिश करते थे कि देश में कई सारी ऐसी गतिविधियां हो जिससे आर्थिक विकास हो सके। वणिकवादियों के लिए एक देश के समृद्ध होने का सबसे महत्वपूर्ण और अधिक से अधिक अगर बोला जाए जो बहुमूल्य रूप में जो उन्होंने एक धातु का प्रयोग किया वो सोना थी। उनका मानना था कि सोना सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है, तो उसका अर्जित करना बहुत ही आवश्यक होता है। निर्यात से यदि देश के बहुमूल्य धातुएं और सोना आता है तो उसका वे समर्थन करते थे। तो वणिकवादी जो होते थे वो हमेशा क्या करते थे, बहुमूल्य सोना का स्पेशली सोना का निर्यात के लिए, निर्यात से अगर उनको लगता था कि अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं और हमें उसके बदले में सोना या धातु मिलता है तो उसका वो समर्थन करते थे। लेकिन आयात से सोना देश से बाहर जाएगा ये भी वो लोग जानते थे, इसलिए वे विनिमय नियंत्रण और प्रतिबंधित व्यापार नीति के पक्ष में थे। इसलिए वो हमेशा क्या करते थे, एक प्रतिबंधित व्यापार को ही अपनाते थे। यानी कि वो नहीं चाहते थे वणिकवादी कि हम अपने देश से सोना बाहर जाए, वो कुछ और चीज़ों को बेचना पसंद करते थे पर सोना को नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट क्या। तो यहाँ हमारा दूसरा पॉइंट देखिए, हम लोगों को देखना है कि जो हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं एडम स्मिथ, उन्होंने ये भी बताया कि किसी राष्ट्र के धन का ही सही मापन सोने से नहीं बल्कि मतलब गोल्ड से नहीं किया जा सकता, वहाँ के गुड एंड सर्विसेज से होता है जो देश में उत्पादित की जाती हैं। तो एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उनका ये बुक है जो 1776 में प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने वणिकवादी विचारधारा को बिल्कुल गलत ठहरा दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई विचारधारा जो है वो सही नहीं है। ये बुक का नाम याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने वणिकवादी विचारधारा को बिल्कुल गलत माना था। उनके अनुसार अगर सरकारी व्यापार से वणिकवादी नियंत्रण हटा दे तो राष्ट्र के उत्पादन यानी कि धन में तेजी से वृद्धि होगी। क्योंकि जो वणिकवादी थे ना वो नियंत्रित व्यापार करते थे। वो वणिकवादी उन चीज़ों का निर्यात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जिससे देश में से बहुमूल्य चीज़ बाहर निकल जाए। तो ये एडम स्मिथ को बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि देश का विकास करना है तो वो सारी चीज़ें भी आपको दूसरे देशों में भेजनी होगी जिसका डिमांड ज़्यादा है। उसके बाद स्मिथ ने कि इस विचारधारा का भी खंडन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक देश को दूसरे देश से लाभ की कीमत पर ही होगा। मतलब अगर लाभ है तो अंतर्राष्ट्रीय लाभ के द्वारा ही हमें प्राप्त हो पाएगा अगर लाभ चाहिए तो। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के द्वारा व्यापार में लगे सभी देशों को लाभ होता है। ऐसा एडम स्मिथ ने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम में विभाजन में लगे हुए हैं उनमें सभी लोगों को फ़ायदा होता है, किसी एक आदमी को फ़ायदा नहीं होता है। ये एडम स्मिथ ने क्लियर किया। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि एडम स्मिथ और रिकार्डो की विचारधारा के जो केंद्र थे वे व्यक्ति हैं और वो व्यक्तिगत सोचते थे। उसके बाद राष्ट्र को तो मात्र उनके नागरिकों का योग है और इसलिए उनके लिए अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण विषय और उपभोक्ता माना जाता है। मनुष्य मेहनत और उत्पादन उपभोग के लिए करता है। क्यों करता है मनुष्य मेहनत, हार्डवर्क क्यों करता है? क्योंकि उसको उत्पादन हो, उत्पादन के साथ वो उपभोग कर सके। कोई भी चीज़ जो उपभोग को बढ़ा देता है या रिकॉर्ड बढ़ा दे, या फिर बोल सकते हैं रिकार्डो ने जो अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शब्दों का यूज़ किया है वो है आनंद का युग, बढ़ा देता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उनका समर्थन किया जाना चाहिए। और स्मिथ और रिकार्डो द्वारा प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत मुख्यतः इसी बात की व्याख्या भी करता है कि व्यापार से कैसे लाभ किया जा सके और देश के लोगों को उपभोग में वृद्धि किया जा सके। ये था हम लोगों का तो आपको ये याद रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आधारशिला किसने रखी है। तो ये है हमारे एडम स्मिथ जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आधारशिला रखी। और यहाँ पे और भी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि रिकार्डो ने दिया था तुलनात्मक लागत सिद्धांत और तुलनात्मक लाभ सिद्धांत। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। स्टुअर्ट मिल
ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत और मांग पक्ष को सम्मिलित किया था और प्रतिपूरक मांग सिद्धांत को दिया था। तो देखिए, हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत सारे ऐसे सिद्धांत पढ़ने हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के बारे में। आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, जो कि आप लोगों को ये समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इन सब बातों को, ताकि आसानी से ये टॉपिक आपको समझ में आ सके। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, ताकि कल हम लोग फिर एडम स्मिथ का जो निरपेक्ष लाभ सिद्धांत है हम लोग उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।